यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 5 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले हम साइंस टेक से रिलेटेड टॉपिक जेम्स वेब टेलीस्कोप और उसी से एक हमें पता चला है डार्क स्टार के बारे में। तो उसके साथ साथ हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को भी देखेंगे ताकि हमें बेसिक के साथ करंट अफेयर्स समझ में आए। उसके बाद में हम देखेंगे इन्फ्लुएंजा टीकाकरण रणनीति, जो फ्लू हो जाता है बार बार, सामान्य नॉर्मल जुकाम या बुखार होता रहता है भारत में, हम देखते हैं उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या वो चिंताजनक है या नहीं है। उसके लिए वैक्सीन्स होती है, निष्क्रिय वैक्सीन और लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, इनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ये भी बात करेंगे कि जो मानव की अंगुलियां हैं वो कैसे विकसित हुई है। तो मछलियों के अंदर एक अंग होता है जिसे बोलते हैं क्लोका, उससे अंगुलियां विकसित हुई है। इसके बाद हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो भगदड़ से संबंधित इशू है, ये लंबे समय से करंट अफेयर्स में आ रहा था लेकिन हम इसको छोड़ रहे थे और आज हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अप कर लेंगे। साथ ही खाली कक्षाओं का साया क्यों मंडरा रहा है, ये मुख्य रूप से राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसकी एक विशेष धारा से संबंधित है। उसके साथ सर्किट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी और बाद में हम सोचना जरूरी है सेगमेंट करेंगे। सर्किट हमने कल किया था तो आज हम उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बस एक दो फैक्चुअल डेटा नए हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। अब हम आज के इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कि क्या होता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पार्टिकल फिजिक्स इससे एसोसिएट होता है ये टॉपिक हमारा, और इसमें हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और डार्क स्टार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST, ये क्या है? ये नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA, इन तीन के द्वारा भेजा गया है और ये हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। इससे पहले हबल टेलीस्कोप था, अब उसकी जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप है। इसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, गैलेक्सी का निर्माण, तारों और ग्रह को विकास, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इन सारे रहस्यों को सुलझाने का काम करता है। उनके लिए अध्ययन करता है, नए नए डेटा देता है, नए नए फोटोग्राफ्स देता है, उसके माध्यम से हम स्टडी करके हम इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। मुख्य विशेषताएं क्या है? ये इंफ्रारेड अवलोकन करता है, यानी ये इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन फैसिलिटी है इसमें, और ये ब्रह्मांड के जो प्रारंभिक चरण है, बिग बैंग के बाद जो पहली घटनाएं हुई, गैलेक्सीज बनी, उन सब के बारे में, साथ ये बहुत दूर ठंडे और दूरस्थ पिंडों को भी देख सकता है। और इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? सामान्यतः कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट या वेधशाला होती है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर की कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन ये उपग्रह यहाँ पे नहीं है। भारत की एक वेधशाला की बात की थी हमने 2 दिन पहले, जिसका नाम था एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसैट। इसको हमने पृथ्वी से लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया है। लेकिन जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये भी एक वेधशाला, ये एस्ट्रोसेट की तरह, लेकिन इसको स्थापित कहाँ किया गया है? इसको L2 पॉइंट यानी लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है, उस पर स्थापित किया गया है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है, यानी लगभग 15 किलोमीटर दूर है हमसे ये। अब हम देखते हैं आगे कि ये L2 पॉइंट होता क्या है, क्योंकि L2 पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। भारत ने भी अपना एक मिशन लॉन्च किया था सूर्य के लिए, आदित्य L1। उसके अंदर हमने जो हमारा जो आदित्य L1 मिशन था, उसको हमने L1 बिंदु पर स्थापित किया था। तो देखते हैं लैग्रेंज पॉइंट। जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसको लैग्रेंज पॉइंट 2 पर स्थापित किया गया है। अब लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है? तो दो खगोलीय पिंड, बड़े खगोलीय पिंड, कुछ भी हो सकता है, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो सकता है, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में हो सकता है, सूर्य और बृहस्पति के बीच में हो सकता है, दो खगोलीय पिंड। एग्जाम्पल हमारे यहाँ सामने क्या है? सूर्य और पृथ्वी। उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण संतुलन के स्थिर बिंदु होते हैं। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? कोई भी दो खगोलीय पिंडों के बीच में ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स का बैलेंस वाला पॉइंट होता है, और उस जगह पर हम क्या करते हैं? कोई छोटा पिंड, जैसे कि उपग्रह या टेलीस्कोप है, उसको हम स्टेबल कर सकते हैं। तो यही लैग्रेंज पॉइंट या एल पॉइंट होते हैं। पूर्ण रूप से देखा जाए तो एल पॉइंट 5 पॉइंट होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे पहला पिंड सूर्य है और दूसरा पिंड यहाँ पे पृथ्वी है।
तो इनके साथ 5 ऐसे बिंदु बन रहे हैं जिनको लैग्रेंज 5 कहा जाता है टोटल। तो L1 देखिए, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में बन रहा है। L2 को देखेंगे तो ये पृथ्वी है, उसके सूर्य की दिशा के विपरीत बन रहा है। जबकि L4, 5 एंड 3 ये जो पृथ्वी का परिक्रमा है, परिक्रमण पथ है, उसी पर बन रहे हैं। ये L3 एकदम विपरीत है, यहाँ पे L4 यहाँ पे है और L5 वहाँ पे यहाँ पे है। सामान्यतः हम L1 और L2 का प्रयोग करते हैं। जैसे L1 है, वहाँ पे हमने अपना आदित्य L1 छोड़ रखा है जो सूर्य का अध्ययन कर रहा है। वहीं L2 है, यहाँ पे जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे एक ऑर्बिट बन रखा है, देखो L2 बिंदु के चारों ओर येलो कलर का सर्कल है। तो ये सर्कल क्या है? इसको कहते हैं हैलो ऑर्बिट। ये एक्चुअली एक 3D या आभासी ऑर्बिट होता है, क्योंकि सामान्यतः ऑर्बिट जैसे पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट है, भूतुल्यकालिक कक्षा, निम्न भू कक्षा, ये सब कक्षा क्या है? पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। लेकिन हेलो ऑर्बिट में ये L2 पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वास्तव में रियलिटी में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसलिए इसको हेलो ऑर्बिट कहा जाता है, आभासी ऑर्बिट है। यहाँ पे ये चक्कर काट रहा है कौन? जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो L1 बिंदु के चारों ओर चक्कर कौन काट रहा है? हमारा आदित्य L1। अब हम देखेंगे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होता है। तो ये दोनों ही हैं वो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई संकल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं। तो देखो, डार्क मैटर यानी एक पदार्थ है, और डार्क, यहाँ पे डार्क ऊर्जा होना चाहिए था, डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी, पीपीटी में इसको सही कर दिया जाएगा। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, ये दोनों ही अदृश्य हैं। पहली बात तो न तो हमें एनर्जी दिखती है, न मैटर दिखता है। तो डार्क मैटर है वो अदृश्य सामग्री है, जबकि डार्क एनर्जी वो अदृश्य ऊर्जा है। डार्क मैटर है वो ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 27% है, 27%। और डार्क एनर्जी है वो हमारे यूनिवर्स ब्रह्मांड का टोटल 68% है। अगर हम यहाँ पे 68 और 27 को जोड़े तो कितने होते हैं? 95। इट मीन्स हमारे यूनिवर्स के अंदर टोटल 95% तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, और बाकी का पार्ट है 5%, उसके अंदर बाकी ब्रह्मांड की चीजें हैं। तो ये बहुत विस्तृत अधिक मात्रा में है, लेकिन हमें इनके बारे में सीमित जानकारी प्राप्त है अभी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, डार्क मैटर है वो चीजों को जोड़े रखता है, यानी पकड़ के रखता है, ठीक है। और डार्क एनर्जी वो चीजों को छुड़ाती रहती है, विस्तार करवाएगी डार्क एनर्जी। आप इन दो ग्राफिक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा गैलेक्सीज को एकत्रित करता है, यानी ये संरचना के निर्माण पर जोर देता है, ये विस्तार को रोकता है। वही जो डार्क एनर्जी है वो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार यानी एक्सलरेटेड एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि कोई भी चीज होती है, सामान्यतः एक घर परिवार में भी क्या होता है कि एक व्यक्ति डांट लगाता है तो दूसरा व्यक्ति होता है वो दुलार करता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति न तो पूर्णतः बागी हो पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे माता जी ने ज्यादा डांट लगा दी तो पिताजी ने थोड़ा प्यार से बात कर ली, तो एक बैलेंस बना रहता है। अगर दोनों में से एक ने भी अपना बैलेंस खोया, ज्यादा लाड़ दुलार कर दिया, तो बिगड़ जाएगा, गलत संगत में पड़ सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। और अगर ज्यादा डांट दिया तो हो सकता है वो घर से चला जाए, खुद को नुकसान पहुंचा ले। तो दोनों सिचुएशन में हम समझ सकते हैं कि अगर बैलेंस नहीं होगा तो चीजें समाप्त हो सकती है, चीजें अति की तरफ जा सकती है। उसी तरह से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, ये एक दूसरे को बैलेंस बनाते रखते हुए पूरे यूनिवर्स को एक तरह से बांधे रखते हैं। अगर सिर्फ डार्क मैटर होगा तो क्या होगा? हमारा जो यूनिवर्स है वो सिकुड़ जाएगा। और सिर्फ डार्क एनर्जी होगी तो हमारा यूनिवर्स इतना फैल जाएगा कि यूनिवर्स समाप्त हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हुए ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड को जोड़कर रखने का प्रयास करता है और डार्क एनर्जीज को विस्तार करने का, तो इसे बैलेंस बना रहता है। अब बात करें डार्क मैटर, तो ये प्रकाश को अवशोषित और उत्सर्जित नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है। फिर इसके गुरुत्वाकर्षण से गैलेक्सीज का निर्माण और गति भी प्रभावित होती है। बिल्कुल होगी, जब ये संरचना निर्माण पर इसका योगदान है तो इसकी ऑब्वियसली होगी, ग्रेविटी से प्रभावित होता है। लेकिन ये प्रकाश को न तो अवशोषित करता है और नहीं उत्सर्जित करता है। प्रकाश के मामले में इसके एक अलग फीचर है, जबकि ग्रेविटी से ये प्रभावित होता है और प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं डार्क स्टार।
डार्क स्टार, वैसे तो शायद आप इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी तो हम कई बार सुनते रहते हैं, आता रहता है। लेकिन डार्क स्टार क्या है? एक्चुअली जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हमने अभी जब बात की थी, उसी के कुछ अध्ययन से अभी हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ डार्क स्टार की जैसी संरचना हमें अंतरिक्ष में दिखाई दी है। तो है क्या ये? तो ब्रह्मांड के कुछ सबसे शुरुआती चमकदार पिंड, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाम इसका डार्क है तो लगा कि अंधेरा अंधेरा सा कुछ होगा, नहीं, पर ये चमकदार है। तो ये बिल्कुल नाम से उल्टा है। तो ये कंफ्यूजन भी कर सकता है, एमसीक्यू में ध्यान रखना है कि डार्क स्टार क्या है? चमकदार पिंड है, जो कि अंधेरे तारे हो सकते हैं। ये तारे नाभिकीय संलयन नहीं करते, बल्कि डार्क मैटर के विनाश से संचालित होते हैं। अब ध्यान रखिए, जो सामान्य तारा है हमारा, जैसे सूर्य है, वो भी एक तारा है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनता है किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में। प्रोसेस क्या होती है? नाभिकीय संलयन, जिसको हम नाभिकीय संलयन, और संलयन के माध्यम से क्या होता है? एनर्जी बनती है। तो तारों के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। लेकिन जो डार्क स्टार है, उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? डार्क मैटर का विनाश, उसी के माध्यम से संचालित होते हैं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का अध्ययन करते हुए हमने 4 संभावित तारों की खोज की है, जिनकी लाइट प्रोफाइल है वो सुपर मैसिव डार्क स्टार की भविष्यवाणियों से मेल खाती है। इट मीन्स वो डार्क मैटर के विनाश से बने हो सकते हैं। ये निष्कर्ष जो हम निकाल रहे हैं, ये समझने में मदद करेगा कि प्रारंभिक ब्रह्मांड असामान्य रूप से चमकीले पिंड क्यों थे, और ये भी बता सकते हैं कि पहले महाविशाल जो मैसिव ब्लैक होल है वो किस प्रकार बने। इसी के साथ हमारी जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, डार्क स्टार और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इस रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा भारत में इन्फ्लुएंजा रणनीति, टीकाकरण की रणनीति, उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता। द केस टू रीथिंक इंडियाज इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी, ये साइंस टेक में कवर अप होगा, हेल्थ सेगमेंट में कवर होगा। और इसके साथ साथ ये हेल्थ सेगमेंट है हमारा, वो हमारे सोशल जस्टिस में भी आता है, सामाजिक न्याय जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी आता है। तो दोनों जगह कवर होता है। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजीज होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमारी गवर्नेंस में भी कवर होता है। गवर्नेंस में कहाँ पे? जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ये कवर होता है। तो ये बड़े ओवरलैपिंग होती है काफ़ी सारे टॉपिक्स में। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। भारत में इन्फ्लुएंजा की स्थिति क्या है? तो भारत में फ्लू का बोझ है वो काफ़ी अधिक है, लेकिन हम इसे कम आंकते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन जैसी कुछ दवाइयाँ लेके काम चला लिया जाता है, और हमेशा यही देखा जाता है। और सामान्यतः इन्फ्लुएंजा एक मौसमी बुखार ही है, खांसी और शरीर दर्द जैसी परेशानी होती है, और एक सप्ताह में ठीक भी हो जाती है। लेकिन असल में ये जो दुनिया भर में बड़ी संख्या में जो श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, अस्पताल में भर्ती और मौतों का कारण भी है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार व्यक्तियों के लिए। ये सामान्य नहीं, असामान्य स्थिति भी है। इन्फ्लुएंजा का प्रभाव काफ़ी अधिक है, लेकिन जो सरकारी निगरानी है, तो गवर्नमेंट कब ध्यान देती है? जब स्वाइन फ्लू फैलता है। स्वाइन फ्लू को बोलते हैं H1N1, और बर्ड फ्लू को बोलते हैं H1N5। तो देखो, 5 यानी फ्लाइंग, तो बर्ड फ्लाई करता है, तो इस तरह से आप H1N5 याद कर सकते हो। तो जब बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू होता है, तो सरकारें बहुत प्रयास करती है इसके लिए, लेकिन बाकी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा में सरकार के कोई प्रयास हमें दिखाई नहीं दे पड़ते। तो वो एक चिंताजनक स्थिति को बताता है, क्योंकि उसका प्रभाव है वो बुजुर्गों पर, बीमार व्यक्तियों पर, बच्चों पर अधिक पड़ता है। अब टीकाकरण की स्थिति की बात करें, तो वर्तमान में जो इन्फ्लुएंजा के लिए टीका होता है, वो 3 से 6 महीनों की इफेक्टिवनेस रहती है उसकी, ठीक है। और भारत में अगर हम टीकाकरण शुरू भी करें इसका, तो केवल एक बार टीकाकरण है वो असरदार नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास क्या विकल्प है कि हमें साल में 2 बार टीकाकरण करना चाहिए। पहला मई जून में, जो मानसून से पहले, दूसरा नवंबर दिसंबर में, सर्दियों से पहले। जो इन्फ्लुएंजा के मामलों में अस्पताल में जो भर्ती लोग हैं, जो उनकी डेथ हो रही है, उसमें बड़ी कमी ला सकता है। भारत में वर्तमान में जो इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू का टीका कितने % लोग लगाते हैं, तो वो नंबर 5% से भी कम है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग टीके लगाते होंगे। कारण क्या है? जागरूकता की कमी है और सरकारी नीतियों का भी अभाव है। सरकार जैसे प्लस पोलियो कैंपेन चलाती थी, उस तरह से कोई इसके लिए जागरूकता वगैरह नहीं है, पॉलिसी नहीं है। साथ ही इस बीमारी को मामूली माना जाता है कि छोटा सा खांसी बुखारी तो ऐसा ही हो जाएगा। समाधान क्या है कि जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें उसको शामिल करना चाहिए, और अवेयरनेस है, इसको बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। इसके बिना इसका समाधान नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल में एक चर्चा और भी थी
कि जो ये वैक्सीन्स होती है फ्लू के लिए वो दो तरह की होती है। तो सामान्यतः नॉर्मल वैक्सीन है वो कई प्रकार की होती है, लेकिन ये दो तरह की वैक्सीन केवल फ्लू के नहीं लिए, सभी बीमारियों में इनका यूज किया जाता है। लगभग लगभग अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके से वैक्सीन ली जाती है। तो दो तरह की वैक्सीन होती है, एक वैक्सीन होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय टीका, और दूसरा है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं जीवित शीर्ण टीका। अब इसके बारे में हम अंतर देखेंगे ताकि हम समझ पाए कि क्या कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है, कैसे काम करती है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करें रोगाणु की स्थिति के स्तर पर, जो निष्क्रिय टीका होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, इसमें जो वायरस हो जो रोगाणु होता है वो निष्क्रिय या मृत होता है, जबकि जो जीवित शीर्ण टीका है इसमें जीवित होता है लेकिन बहुत कमजोर होता है। अब प्रतिरक्षा की स्थिति क्या है? अगर निष्क्रिय टीका लगाया किसी ने तो मध्यम या समय के साथ वो प्रतिरक्षा है, वो इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है टीके से वो कम हो सकती है। पर जो जीवित शीर्ण टीका है ये ज्यादा प्रभावी होता है, बहुत मजबूत होता है और इम्यून सिस्टम लंबे समय तक स्ट्रांग रहता है इससे। बूस्टर डोज की बात करें, अब हमें पता है कि इसकी समय के साथ इसकी एक्टिविटी कम हो रही है, इसकी प्रभावशीलता कम हो रही है, तो अक्सर आवश्यक होता है कि बूस्टर डोज लगाया जाए। वही जीवित शीर्ण टीका होता है, इसमें जरूरी नहीं होता बूस्टर डोज की। अब सुरक्षा क्या होती है? तो निष्क्रिय टीका होता है वो अधिक सुरक्षित माना जाता है, ठीक है, और इसको हम कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं उनको भी दे सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही कमजोर है लेकिन फिर भी निष्क्रिय वायरस जाएगा टीके के माध्यम से तो उनको नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा जो जीवित शीर्ण टीका है ये सुरक्षित है लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ये नहीं दिया जा सकता। अब उदाहरण क्या है? जैसे पोलियो का इंजेक्शन है, रेबीज का इंजेक्शन है, हेपेटाइटिस ए का इंजेक्शन है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो निष्क्रिय टीका होता है वो केवल और केवल मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है, मांसपेशियों के माध्यम से। सामान्य तो कूल्हे पे लगाया जाता है या हाथ की बाजू पे लगाया जाता है, वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। वही जो लाइन एन्यूटेटेड वैक्सीन होती है जिसको जीवित शीर्ण टीका बोलते हैं, जैसे एमएमआर का है, चिकन पॉक्स का है, इंक्लूडिंग जो पोलियो की ड्रॉप्स बचपन में लेते थे हम सब, वो भी क्या है, वो जीवित शीर्ण टीका ही होता था। इसमें पोलियो का बहुत ही जीवित लेकिन बहुत कमजोर वायरस हमारे शरीर में जाता था। अब जो जीवित शीर्ण टीका है इसको इंजेक्शन के माध्यम से भी दिया जा सकता है, डायरेक्टली मुंह या नाक में स्प्रे के माध्यम से भी लिया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है कि जो टीका हमारे शरीर में काम कैसे करता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो एकदम सिंपल साधारण है, बहुत ही खुश है, अच्छा है, स्वस्थ है। अब माना कि एक नई बीमारी आती है एक्स। अब उस एक्स बीमारी से बचाव के लिए क्या करना है? एक्स बीमारी से बचाव के लिए हमारे पास एक विकल्प है कि हम एक काम करें कि उसके लिए टीका लगाएं। तो टीका कौन सा लगाएं और टीका कैसे काम करेगा, मेन फंक्शनिंग क्या है उसकी, उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो अगर निष्क्रिय टीका होता है और किसी व्यक्ति के शरीर में जब वो मृत या निष्क्रिय जब वायरस या रोगजनक या बैक्टीरिया जो भी अंदर शरीर में जाता है, तो जाते ही क्या हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो जाता है और वो उसके लिए एक तरह से एंटीबॉडीज डेवलप करने लगता है। और भविष्य में जब एक्टिव अगर कोई वायरस रोगजनक आएगा तो उस पर अटैक कर देगा, यानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जीवित शीर्ण टीका में क्या होता है कि थोड़ा बहुत जीवित होता है, जो रोगजनक होता है बैक्टीरिया या वायरस होता है जो शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। तो उसके साथ एक दिक्कत ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति कमजोर इम्यूनिटी का है और उसके अंदर अगर वो वायरस या बैक्टीरिया जा रहा है तो हो सकता है उसमें एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो। तो इसीलिए सुरक्षा के लेवल पर जो हमने 4 पॉइंट देखा था इसको हमने वापस एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मनुष्य के पास उंगलियां हैं क्योंकि मछलियों को पहले क्लोका की आवश्यकता थी। तो सिंपल से जो ह्यूमन की फिंगर्स हैं उसका जेनेटिक डेवलपमेंट है, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई सबसे पहले जल में जीव आए थे, उसके बाद स्थल पर जीव आए थे, और जो मानव है वो उन्हीं जीव का एक उद विकास का एक इवोल्यूशन का परिणाम है। तो मछलियों के तो फिंगर्स नहीं होती है और ह्यूमंस के आज फिंगर्स होती है। तो सबसे पहले कहते हैं कि मछली आई, और साइंटिफिकली अभी कि जल में जीव आए, जो तैरने वाले जीव थे, मछलियां थी, वो सबसे पहले आई थी, बाकी कुछ जीवों के बाद में, और वही फिर बाद में स्थल पे आई, चलना शुरू किया, अलग अलग जीव बने उससे इवोल्यूशन से। तो फिंगर्स है उसके बारे में बातचीत की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उनको देखेंगे। अब बात करें HOX क्लस्टर जीन, ये क्या होता है इसको जानना जरूरी है। ये एक जीन समूह है जो जीवों के शरीर में विभिन्न अंगों के विकास के क्रम को, यानी देखो अंगों के विकास के क्रम को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर के सिर से लेकर पूंछ अक्ष तक
एक साथ विशिष्ट संरचनाएं बनती है। आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक संरचनाएं बनती है। और मनुष्य में 4 तरह के हॉक्स जीन क्लस्टर पाए जाते हैं। हॉक्स ए, हॉक्स बी, हॉक्स सी एंड हॉक्स डी अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और प्रत्येक क्लस्टर में कई पैरालॉग समूह होते हैं। हमें इतना ध्यान रखना है हॉक्स जीन क्या काम का है, हॉक्स जीन क्लस्टर क्या काम का है। तो ये पहला पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके 4 प्रकार होते हैं, बस इतना ही ध्यान रख लिया तो बहुत है। हॉक्स जीन क्या है ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं आगे। अब हॉक्स क्लस्टर जीन है वो सभी रीढ़धारी, जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं, उनके शरीर की संरचना को नियंत्रित करने वाले जीन वही होते हैं जिनकी हमने बात की है। और जो मछलियां 4 अंगों वाले जीव दोनों में पाए जाते हैं, मतलब ये मछली में भी पाया जाएगा और 4 अंगों वाले जीव में भी पाया जाएगा। अब 4 अंगों वाले से जीव से आप समझ लो कि जैसे आपने देखा होगा मगरमच्छ, देखा होगा मगर, तो उसके भी 2 आगे पैर होते हैं, 2 पीछे पैर होते हैं। ह्यूमन होते हैं, उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव होते हैं। तो 4 अंग का तात्पर्य यही है। इसके अलावा आप घड़ियाल देखोगे तो उसके 2 हाथ 2 पैर होते हैं, जिनको हम आगे वाले और पीछे वाले पैर बोलते हैं। गाय में भी 4 पाँव होते हैं, भैंस में भी 4 पाँव होते हैं। तो इन सभी जीव में तो 4 अंगों वाले जीव का मतलब यही है। जो टेट्रापॉड्स है उसका मतलब यही है जो हमने अभी समझा है। तो इन सब में हॉक्स जीन पाए जाते हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग है। अब अंगुलियों के लिए जो जरूरी जीन नियंत्रण प्रणाली है ना, वो सबसे पहले क्लोएका। क्लोएका क्या है? क्लोएका एक जेब्राफिश पर अध्ययन किया था अभी, इसी से सारा निष्कर्ष निकला है। तो क्लोएका क्या होता है? एक छिद्र होता है, ठीक है, जो मछलियों के अंदर पाचन और प्रजनन के लिए होता है। जो मछलियों के अंदर किस किस के लिए होता है? पाचन और प्रजनन के लिए जो छिद्र होता है उसी को क्लोएका बोलते हैं। और उसी क्लोएका से ही हमारे शरीर के अंग विकसित हुए, ये कहना है। क्योंकि प्रकृति ने पुराने जीन तंत्र को नए काम के लिए इस्तेमाल किया है। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है। स्टडी ये बताती है कि जो पुराना जीन तंत्र है उसे नेचर चाहे तो एक नया काम भी करवा सकती है। ये दिखाता है कि इवोल्यूशन यानी विकास क्रम में अक्सर पुराने तंत्र और जीन का दोबारा उपयोग करके नई विशेषताएं बनती है। मतलब तंत्र तो पुराना ही है और जीन है वो न्यू फीचर्स डेवलप कर रहा है। यानी प्रकृति पुराने सामान को नए तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। इसको हम कहीं ना कहीं साइक्लिकल इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं, जैसे नेचर इन सब चीजों का यूज करता है। जैसे जीजी के जीन ने क्लोएका से अंगुलियों तक का रास्ता बनाया, ठीक है, यानी जेब्रोफिश के जीन ने, क्लोएका के जीन ने। तो इससे हमें समझ में आया कि जो क्लोएका है उसका क्या स्ट्रक्चर है और वो कैसे उससे फिंगर्स बनी ह्यूमन की। अब हम बात करेंगे क्राउडिंग, डिजास्टर्स एंड रेस्पॉन्ड, यानी भीड़ भाड़ से उत्पन्न आपदाएं और प्रतिक्रियाएं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगा। इसके साथ साथ ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का भी बड़ा हिस्सा इसमें अंदर आता है, क्योंकि हमारे पास अच्छी अच्छी नीतियां हैं। हम आगे देखेंगे हमने कितने स्टेप्स वगैरह लिए हैं इसके लिए और अच्छी अच्छी रणनीतियां बनाई हैं भीड़ भाड़ से बचने के लिए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है वो काफी खराब है, जिसको हम गवर्नेंस में देखते हैं। अब बात करें संदर्भ क्या है, तो हाल ही में जो अभिनेता है, तमिल अभिनेता विजय है, उनकी राजनीतिक रैली हुई थी। उनकी पार्टी का नाम है टीबीके, तमिलगा वेट्री कशगम, उसके संस्थापक हैं। उसमें एक भीषण भगदड़ हुई थी और उस भगदड़ की वजह से लगभग 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब उसके जो कुछ कारण थे वो क्या थे? पहला तो गलत स्थान पे, जहां पे उनको रैली करने की अनुमति दी गई थी, उस जगह पर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वहां पे मजदूरों को वेतन दिया जाता है, तो ऑलरेडी वहां पे भीड़ होती है। दूसरा देरी, रैली के लिए उनके 12 बजे का समय था और वो पहुंचे 6 बजे, ठीक है। उस वजह से स्थितियां और अधिक खतरनाक हो गई। अब समाधान में क्या होना चाहिए कि स्थान का अवलोकन करना चाहिए, पहली बात तो। अब जैसे मजदूरों के वेतन देने की जगह क्या प्रांत प्रशासन को पता नहीं थी? दूसरी बात, जो अनुमति दी गई वो निश्चित समय अवधि के लिए होनी चाहिए। अनुमति सुबह की है, शाम को आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। तो भविष्य में जो अनुमतियां दी जाए वो निश्चित समय की होनी चाहिए, ताकि क्राउड मैनेजमेंट है वो आसानी से हो। अब भीड़ भाड़ के लिए हमारे पास दिशा निर्देश क्या है? देखिए, एक बीपीआरडी है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। उसने 2025 में कुछ दिशा निर्देश दिए। उसके साथ एनडीएमए की भी कुछ दिशा निर्देश हैं, लेकिन जब दोनों के दिशा निर्देशों का अध्ययन किया तो इनमें बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग थी। कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, इक्के दुक्के एग्जाम्पल ही अलग थे। कहीं पे ड्रोन लिखा है तो कहीं पे रियल टाइम निगरानी लिखा हुआ है, और ज़्यादा अंतर नहीं था। तो इन टोटल 5 पॉइंट्स के अंदर हम इन पॉइंट्स को देख सकते हैं
और याद कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर इनको हम आंसर में लिख सकें। तो पहला क्या सुझाव है, दिशा निर्देश है कि भीड़ है उसका वैज्ञानिक प्रबंधन होना चाहिए, और जो डेंसिटी है, एक ही एरिया में कितने लोग हैं एक वर्ग मीटर में, उसकी निगरानी करनी चाहिए, यानी साइंटिफिक क्राउड मैनेजमेंट एंड डेंसिटी मॉनिटरिंग। तो ये ड्रोन के माध्यम से की जा सकती है, और घनत्व जहां पर 5 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर से अधिक पहुंचे, तो वहां पे हमें सचेत होना जाना चाहिए। दूसरा, अग्रिम योजना एवं जोखिम का आकलन, एडवांस प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, यानी जो संभावित खतरों का आकलन करने के लिए जो आयोजन स्थल है उसका नक्शा, यानी साइट लेआउट, क्षमता का निर्धारण, सुरक्षित प्रवेश निकास, ये सब तय करना होगा। उसके साथ साथ प्रवाह का प्रबंधन और बाधाओं से बचाव, यानी फ्लो मैनेजमेंट एंड अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल्स, यानी स्पष्ट रास्ते बनाने पर जोर देना चाहिए। संकड़ी सड़कें हैं, ढलान है, और जो विपरीत प्रवाह है, ऐसी जगह से बचना चाहिए। इसके साथ ही अब इससे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, राजस्थान के जोधपुर के अंदर, जोधपुर फोर्ट के अंदर एक मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर। उस मंदिर के अंदर जो एंट्री से पहले जो छोटा सा गलियारा है, लगभग 700 मीटर 800 मीटर का, वो गलियारा बहुत ढलान नुमा है। उसमें पहले स्लोप नीचे की तरफ है, फिर वापस ऊपर की तरफ है, कुछ इस तरह से है। और वहां पे एक बार भगदड़ हुई थी, तो लगभग 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये जो ढलान है, संकड़ी जगह है, उनकी जगह में स्पष्ट रास्तों पर जोर देना चाहिए। साथ ही कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी विभिन्न एजेंसियों के बीच में समन्वय होना चाहिए, जैसे पुलिस है, आयोजक ऑर्गेनाइजर है, या चिकित्सा टीमें हैं, और जो अन्य आपातकालीन सेवाएं, उनके बीच में स्पष्ट संचार होना चाहिए। उसके पास वॉकी टॉकी हो, एक जगह कुछ थोड़ी बहुत भी अस्थिरता होती है तो सभी अलर्ट हो जाएं, सभी संभल जाएं। इसके अलावा इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान, यानी निकासी योजना होनी चाहिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया के साथ। मेडिकल टीम है, एम्बुलेंस है, फायर सेफ्टी के लिए अग्निशमन है, इन सब की व्यवस्था हो, और भगदड़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाएगा, उसका एक स्पष्ट और अभ्यास की निकासी योजना होनी चाहिए। जैसे कई बार मॉक ड्रिल करते हैं हमारे यहाँ पे, कि बम विस्फोट की मॉक ड्रिल करते हैं, या बाढ़ की मॉक ड्रिल करते हैं, तो वैसे ही इसके लिए भी मॉक ड्रिल करनी चाहिए। माना कि कल कोई रैली है या बड़ा आयोजन है, तो उसके लिए एक दिन पहले मॉक ड्रिल आयोजित करवा दी जाए। अब वैज्ञानिक भीड़ प्रबंधन, यानी साइंटिफिक क्राउड कंट्रोल, ये क्या होता है? वही ऊपर के पॉइंट से उसी से कुछ कीवर्ड्स निकालना है, ड्रोन कैमरों और कंप्यूटर का प्रयोग करके इस घनत्व की लगातार निगरानी, यानी डेंसिटी की, खतरनाक प्रवाह से बचना, यानी अवॉइडिंग हैजार्डस फ्लो, क्योंकि चलती भीड़ में फंसने, वो सीधा जोर लगाने के बजाय तिरछा चलना। ये अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो आपको सीधा नहीं चलना है, तिरछा चलना है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा के उपाय। ये एक सामान्य जो नागरिक है उनके लिए है, कि उनको क्या करना चाहिए, कि उनको ऐसी सिचुएशन में कैसे बचना चाहिए। तो पहली बात, तो जो मौतें होती है वो कुचलने की वजह से या दम घुटने की वजह से होती है स्टैम्पेड में। तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को फैलाकर सांस लेने की जगह बनानी है, और यदि गिर जाते हैं तो जल्दी से करवट लेकर उठने की कोशिश करें, और सबसे पहले अपने सिर और गर्दन को बचाएं, क्योंकि अगर वहां पे कोई चोट या दबाव होता है तो उसके बाद आदमी की उठने की स्थिति नहीं रह पाती। साथ ही दीवार है, बाढ़ है, या मंच है, ऐसी कठोर चीजों से दूर रहें, क्योंकि वहां पे दबाव ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इसके साथ इवैक्यूएशन प्लान पे भी विचार करना चाहिए। जैसे आप कहीं पे जाते हो तो आप ध्यान रखें, देखें कि निकलना कहाँ से। जैसे मूवी देखने जाते हो तो आपको पता है इमरजेंसी एग्जिट वगैरह है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। और जो भी आयोजन होते हैं उनमें एक ट्रेनिंग का हिस्सा भी बनाया जा सकता है, कि जैसे आप मूवी देखने जाए, किसी भी जगह जाए, तो सबसे पहले आप जो आयोजक हैं वो आपको माइक पे जानकारी दे सभी को एक साथ, कि वहाँ पे आपका इमरजेंसी एग्जिट है, आपात स्थिति में आपको ऐसे निकलना है, ये सारी चीजें, जैसे डायरेक्शन भी विकसित की जा सकते हैं। साथ ही जो भीड़ में घिरी हुई चीज उठाने या वीडियो बनाने के लिए कभी नहीं रुकें, आपको वहां से तुरंत निकलना है। सुझाव क्या है? ये सभी दिशा निर्देश सलाहकारी हैं, इन्हें मानना अनिवार्य नहीं है, और इन पर कोई कानूनी कार्यवाही भी नहीं होती है। तो आयोजकों की पर पूरी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, एक राष्ट्रव्यापी कानूनी ढांचा होना चाहिए। अभी हाल ही में देखा था कि जब कर्नाटका के अंदर जब आरबीसी का सेलिब्रेशन चल रहा था आईपीएल जीतने का, तो उस समय जब स्टैम्पेड हुई थी, उसके बाद कर्नाटका ने एक लॉ बनाया है। तो ऐसे काम घटनाओं के बाद किए जाते हैं, पहले नहीं किए जाते। भारत में समस्या की जड़ क्या है? क्योंकि हमारे पास जो दृष्टिकोण है ना, वो ज्यादातर प्रतिक्रियात्मक है, रिएक्टिव है। यानी हम किसी त्रासदी होने के बाद कदम उठाते हैं, जब जरूरत सक्रिय और एक्टिवली कानूनी रूप से लागू करने योग्य नियमों की है। हमारे पास देखो दो तरह के नियम होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव, यानी कोई घटना हो जाएगी उसके बाद हम उस पर काम करेंगे। दूसरी अप्रोच कौन सी होती है? प्रोएक्टिव, जिसमें हम प्रोएक्टिव प्लस लीगल,
ये हम पहले करेंगे, लेकिन हमें इस पे ज़्यादा जोर देना है क्योंकि कानूनी ढांचे धरे के धरे रह जाते हैं अगर जब उनका इम्प्लीमेंटेशन है अगर वो कमज़ोर होता है तो। अगला टॉपिक है हमारा कि खाली कक्षाओं का साया क्यों मंडरा रहा है। ये एजुकेशन से रिलेटेड है। वाई इज स्पेक्ट्रे ऑफ एम्प्टी क्लासरूम लूमिंग। अब ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जुड़ा हुआ है क्योंकि आर्टिकल 21A है, वो आरटी ही राइट टू एजुकेशन, ये दोनों संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार की बात करता है और राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। साथ ही सोशल जस्टिस में अंदर जो एजुकेशन सेक्शन है वहां पर ये टॉपिक जुड़ता है। सबसे पहले बात करें एजुकेशन के लिए संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो 7वीं अनुसूची के अंदर समवर्ती सूची में का विषय एजुकेशन कॉन्करेंटली सब्जेक्ट है। मूल रूप से संविधान में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों कानूनों में विरोधाभास होगा तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21, तो दूसरा संवैधानिक प्रावधान एजुकेशन के लिए अनुच्छेद 21, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से इसे संविधान में स्थापित किया गया था। उन्नी कृष्णन वर्सेज करना आंध्र प्रदेश वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की थी कि जो राइट टू एजुकेशन है वो शिक्षा का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो अनुच्छेद 21 के अंदर क्या प्रावधान है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को स्वतंत्र व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा और राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। और इसी के लिए राज्य ने कानून पारित किया, कौन सा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और किसने पास किया, केंद्र सरकार ने। ओके, तो हम वैधानिक प्रावधान की पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन हमें स्पष्टली देख सकते हैं 2009 में आरटीई एक्ट पारित हुआ और इस आरटीई एक्ट की धारा 23 है। अभी जो सारा हमारा आर्टिकल का क्रक्स है वो इसी धारा के आसपास घूम रहा है, धारा 23। धारा 23 क्या बोलती है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं और उनसे जुड़ी शर्तें को निर्धारित की जाती है धारा 1 में, धारा 23 में। और धारा 23(1) क्या बोलती है कि कोई भी केंद्र सरकार द्वारा अकादमिक प्राधिकरण, केंद्र सरकार ने एनसीटीई को, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने के लिए निकाय बनाया है। और जो एनसीटीई है उसने टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को एक अनिवार्य योग्यता माना है अध्यापक बनने के लिए। अब टीईटी, अब प्रश्न हमारे सामने ये है कि जो ये टीईटी होनी चाहिए, जो टीचर 2009 से पहले ही अध्यापक बन गया, क्या उसको भी टीईटी पास करके आना पड़ेगा अपनी नौकरी करते हुए, या फिर नए पे लागू होता है। अब दूसरा क्या है, 23(2), केंद्र सरकार शिक्षकों की अगर पर्याप्त संख्या में कमी है तो नोटिफिकेशन करके जो 5 साल तक की छूट दे सकती है अधिकतम, किससे, जो ये अनिवार्य योग्यता इससे। अब धारा 29 हम समझ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंट दिया है वो धारा 29 से ही जुड़ा हुआ है। धारा 29 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न क्या था कि जो धारा 29 है ये नए शिक्षकों पर लागू होती है या पुराने शिक्षकों पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये दिया 1 सितंबर 2025 को कि आरटी अधिनियम से पहले से नियुक्त गैर टीईटी शिक्षक, उनके योगदान की जो, मतलब कि जो ऐसे टीचर जिन्होंने टेट पास नहीं कर रखा है और जो आरटी अधिनियम से पहले उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, उनके योगदान को तो इन्होंने स्वीकार किया, ठीक है, लेकिन उनके साथ अपनी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोल दिया कि भाई उन शिक्षकों को टीईटी से तो छूट मिलेगी, वो छूट तभी मिलेगी जब उनके रिटायरमेंट को 5 साल बचे हैं। अगर 5 साल से ज़्यादा टाइम बचा हुआ है तो उनको टीईटी पास करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको टीचर से हटना पड़ेगा। दूसरा, अगर उनको पदोन्नति चाहिए, अगर फिर 5 साल का समय नहीं, यहाँ पे अगर 2 साल का समय कुछ भी है तो वहाँ पे आपको टीईटी पास करके आना पड़ेगा, वरना आपका प्रमोशन रुका हुआ रहेगा। अब जिन शिक्षकों की सेवावधि 5 साल से ज़्यादा है उनको क्या करना है, वो फैसला आया है, कब आया, 1 सितंबर को, इसके 2 साल के अंदर टीईटी पास करें। नहीं पास हुए तो आपको सेवा छोड़नी होगी और आपको जो भी सेवानिवृत्ति के लाभ हैं उसके साथ आप रिटायर हो जाओ। अब ये जो नियम जो भी हैं ये नॉन माइनॉरिटी यानी गैर अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर नियुक्ति और पदोन्नति में लागू होते हैं, जहां पे टीईटी को अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था इसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन दायर की गई है और याचिकाकर्ताओं ने कुछ तर्क दिए हैं। उन्होंने ये बोला कि आपने
मतलब जो शिक्षक बड़े हैं, जो 5 साल में रिटायर होने वाले हैं, उनके उनको वैध मान लिया आपने, वो वैध है और बाकी के वैध नहीं है। तो ये तो क्या है, एक तरह से असंगत है। और उनमें भी अगर वो प्रोन्नति लेते हैं, प्रमोशन लेते हैं, तो टीटी पास करना पड़ेगा, नहीं लेते हैं तो जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह का फैसला ही असंगतता प्रदान करता है। दूसरा, धारा 23(1) है, वो केवल भविष्य में शिक्षकों की भर्ती पर लागू होती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वो आरटीई एक्ट लागू हुआ उसके बाद लागू होती है, पहले लागू नहीं होती। और तमिलनाडु के अंदर एक अलग ही केस है, वहां पे लगभग 4.5 लाख टीचर्स हैं, उसमें से लगभग 4 लाख हैं वो टीईटी पास ही नहीं है। तो अगर ये नियम लागू हो गया तो 2 साल बाद तमिलनाडु के तो स्कूल ही खाली हो जाएंगे और पूरी स्कूल प्रणाली के ध्वस्त होने की आशंका है। साथ ही यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21(a) का उद्देश्य क्या है कि मौलिक अधिकार है, क्या अनुच्छेद 21 है, शिक्षा का अधिकार, वो जो 6 से 14 वर्ष के आयु को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, उसके साथ टकराव पैदा करता है कि आप टीईटी का अड़ंगा लगाकर एक तरह से जो आर्टिकल 21(a) है उसको लागू होने से रोक रहे हो। और साथ ही राज्य ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और शिक्षा का अधिकार की रक्षा के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की है। तो ये राज्य का अपना तर्क है और ये याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। इस फैसले में एक चीज और थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में भी कुछ टिप्पणियां की और निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1 सितंबर 2025 को जिसने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में भी टिप्पणी करी है, इस निर्णय में क्या कहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनको आरटीआई अधिनियम के दायरे में शामिल होंगे या नहीं, ये मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया। वर्तमान स्थिति क्या है कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं है, क्योंकि ये इसलिए भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्कूल प्रबंधन है और टीईटी योग्य शिक्षक द्वारा प्रारंभिक शिक्षा संचालित करने के जो आरटीआई अधिनियम के जो आदेश है उसको दरकिनार करने के लिए अल्पसंख्यक दर्जे का दुरुपयोग किया जा रहा है। और एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्टवाद 2014, और ये संवैधानिक पीठ का केस था और इसके निर्णय की आलोचना की है इस संवैधानिक पीठ ने। इस पीठ ने, ये संवैधानिक नीति 2014 की थी जो 1 सितंबर को निर्णय दे रही है। इन्होंने ये बोला कि आपने जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको आरटीआई से बाहर कर दिया, ठीक है, और ये गलत था। इन्होंने ये बोला कि इनको वापस आरटीआई में लाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप आरटीआई से बाहर करते हो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को तो अनुच्छेद 21 के अंदर जो समावेशिता और सार्वभौमिकता का विचार है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। अगला सेगमेंट है हमारा सोचना जरूरी है। इसके अंदर कुछ न्यूज कवर करेंगे, आरक्षण की सीमा वर्सेस सामाजिक न्याय। हुआ क्या है कि तेलंगाना के अंदर जो लोकल बॉडीज है जिसके अंदर पंचायत और नगर पालिका आती है, वहां पे ओबीसी को रिजर्वेशन राज्य सरकार ने 50% 27 से बढ़ाकर 42 कर दिया है, तो टोटल रिजर्वेशन वो 50 क्रॉस कर गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है। दूसरा, नागालैंड के अंदर भी जॉब कोटा विवाद, ये भी आरक्षण का इशू है। एक्चुअली क्या है ना कि वहां पे जो जनजाति है उनको 2 भागों में बांटा गया, उन्नत और पिछड़ी, इनमें अलग अलग परसेंटेज में आरक्षण दिया गया है। तो उन्नत जातियां वो अपना कोटा बढ़वाना चाहती है जबकि पिछड़ी जनजातियां इसका विरोध कर रही है। अब यूपीएससी है वो सिविल सर्विसेज एग्जाम जो प्रीलिम्स कराता है उसकी तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा, यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा है। और फाइनल जो की है वो तो रिजल्ट के बाद ही आएगी। इसके अतिरिक्त एक हमारी सोचना जरूरी में ये भी खबर है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कीर स्टीमर है वो भारत आएंगे, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट होगा उसमें हिस्सा लेंगे। और हाल ही में हमारा जो सीईटीए हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत और यूके के बीच में एक तरह का एफटीए है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा होगी। इसी के साथ ही आज की डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से मिल जाएगी। आप अन्य सोशल मीडिया हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं और वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। थैंक यू।